हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो हिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य वंश से रिलेटेड सभी प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है और एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला मौर्य वंश से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं देखा जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजनीतिक गुरु कौटिल्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसे हरा करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो आप क्या बताएंगे? तो नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था, घनानंद था, उसको हरा करके जो है 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो थी उस समय क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में, और ये पटना का क्या है, पुराना नाम है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। भारत में रहकर मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक एक ऐसी पुस्तक की रचना की थी। यानी आपको मौर्य वंश के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको कौन सी किताब पढ़ना पड़ेगा, तो मेगास्थनीज की जो किताब है जिसका नाम इंडिका है, इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सोगौरा ताम्रपत्र ये गोरखपुर में है तथा महास्थान अभिलेखी बांग्लादेश में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। यानी सोगौरा ताम्रपत्र जो है और महास्थान अभिलेख जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, ठीक है। कौटिल्य जिसका नाम चाणक्य था ने राजनीति की एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र की रचना की है, ठीक है। तो कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक जो रचना किया गया उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जो जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने फ्रेंड्स जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। और यदि आपने वीडियो को नहीं देखा हो तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर स्वामी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना प्रथा, उस समय जो संलेखना प्रथा प्रचलित थी। संलेखना प्रथा में क्या होता है, तो व्यक्ति जो है बिना अन्न के जो है प्राणों को त्यागता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलेखना विधि बोलते हैं। और इसी के द्वारा जो है संलेखना प्रथा के द्वारा ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया था, त्याग दिया था, ठीक है। नेक्स्ट और हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बिंदुसार के बारे में। ये जो है इनका लड़का है जिसका नाम क्या है, बिंदुसार है। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को देखें। जब चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो बिंदुसार बैठे। कौन बैठा, बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा तथा एक दार्शनिक की मांग की थी, परंतु सीरिया नरेश ने एक दार्शनिक के अतिरिक्त दोनों मांगों क्या कर दिया था, स्वीकार कर लिया था ना। तो सीरिया नरेश ने किसको स्वीकार किया था, तो जो दार्शनिक के अतिरिक्त जितनी सारी मांगे थी सबको स्वीकार किया था, दार्शनिक को स्वीकार नहीं किया था, ठीक। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितना विद्रोह हुआ था, तो ये 2 विद्रोह हुआ था तक्षशिला से। उस समय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तो उस समय जो कितना विद्रोह हुआ था, तो 2 विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। बिंदुसार को अमित्र घात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता था। अमित्र घात का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमित्र घात के नाम से जानते हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी पूछ सकता है आपसे
कि डायमेकस के राजदूत जो है किसके मतलब आया था, तो आप क्या बताएंगे? तो ये जो है चंद्रगुप्त के लड़के जो बिंदुसार थे उन्हीं के दरबार में जो है डायमेकस को राजदूत के रूप में भेजा था, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो एंटियोकस का जो है राजदूत था। ठीक है। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी डायोनुसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम ने भी भेजा था, और टालमी द्वितीय ने भी जो है भेजा था, और उनका नाम क्या था? तो डायोनुसिस जो है ये जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसमें अशोक के बारे में। अशोक के मौर्य वंश का जो है शासक हमारा क्या नाम था? अशोक का था। तो अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और ये किसका लड़का था? तो बिंदुसार का लड़का था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सिंहली अनुसूची के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक थे ये बिंदुसार के जो लड़के थे उनको उनमें से एक अशोक नाम का लड़का था, जिसने क्या किया था? अपने 99 भाइयों को हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। तो उस समय जो है जब ये राज्याभिषेक इसका नहीं हुआ था तो उस समय ये कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। अशोक का उसके अभिलेखों में देवनागरी प्रियदर्शी नाम से उल्लेख है ना। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निट्टू तथा उद्गोलम अभिलेख में ही मिलता है। यानी जितने मास्की, गुर्जरा, निट्टू, उद्गोलम है इनसे ही जो है अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन तथा दीप वंश में करमूली कहा गया है ना। तो अशोक को जो है पुराणों में क्या बोला जाता है? तो अशोक वर्धन बोला जाता है, और दीप वंश में इसको क्या बोला जाता है? तो करमूली बोला जाता है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने जो है कितने साल में पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेख को क्या किया था? इन्होंने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो उड़ीसा में जो कलिंग स्थान पड़ता है वहीं पर जो है 8वें वर्ष यानी जब उसका राज्याभिषेक हो गया था 269 ईसा पूर्व में, तो उसी से जो है 8 साल बाद जो है 261 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने कलिंग पर जो है आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तो उस समय जो है कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक के 13वें अभिलेख के से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चूँकि अशोक के जो अभिलेख थे बहुत ज़्यादा थे, तो उसमें जो 13वां था, जो 13वां अभिलेख था उसी से हम लोग किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो कलिंग युद्ध के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया ना। तो अशोक की बात करेंगे तो अशोक जो है शुरू में किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसमें इसका कुछ जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसके बाद ये किसका अनुयायी हो जाता है? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। फ्रेंड्स आपने अगर बौद्ध धर्म के बारे में नहीं देखा होगा तो इसकी वीडियो बना दी गई है, इसमें प्लेलिस्ट में देखा बना दी गई, इसमें आप इसको जाके देख सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है ना। आगे मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने 100 को जो है बुद्ध शाक्य कहा है ना। तो मास्की अभिलेख में जो है अशोक ने क्या बोला है? तो बुद्ध शाक्य कहा, अपने आप खुद को कहा है। सर्वप्रथम टिफेन थैलर ने 1750 ईस्वी में अशोक स्तंभ जो इसमें कहाँ है? दिल्ली है का पता लगाया था। किसने पता लगाया था? तो टिफेन थैलर ने जो है 1750 ईस्वी में जो है अशोक स्तंभ जो का पता लगाया था, और इसमें कहाँ है? तो ये दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें लिखा है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नगर बसाया था। अशोक ने जो है कहाँ पे नगर बसाया था? तो उसका जो नाम है उसका नाम क्या है? तो श्रीनगर, जो श्रीनगर जो है नामक नगर बसाया था, ये कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो पूछ सकता है आपसे कि जब अशोक जो है शुरू में ब्राह्मण जो है धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने जो किससे लिया था? उसका नाम क्या है? उपगुप्त। उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था अशोक ने। आगे
अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी का भ्रमण किया था, ठीक ना। तो 10वें वर्ष में कहाँ से भ्रमण किया था, तो बोध गया में, और 20वें वर्ष में तो लुम्बिनी में जो है भ्रमण किया था, ठीक है। अशोक के बृहद शिलालेखों की जो संख्या है कितनी है, 14 है। और दीर्घ स्तंभलेखों की संख्या कितनी है, 7 है। तो बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। और दीर्घ स्तंभलेखों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे इसमें लिखा है कि शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा अभिलेखों की जो लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी। खरोष्ठी लिपि की क्या विशेषता थी, तो ये जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और एक ब्राह्मी लिपि थी जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये अशोक के समय जो है बहुत प्रचलित थी ये लिपि, ठीक है। नेक्स्ट अशोक की मृत्यु की बात करेंगे तो इसकी जो मृत्यु है कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में जो प्रांत थे इनकी संख्या कितनी थी, तो 5 थे। कितनी थी, 5। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम बृहद्रथ था, और जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक ना। तो मौर्य वंश के बाद जो है कौन सा वंश आता है, तो शुंग वंश आता है, और इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था, क्योंकि ये जो है बृहद्रथ की हत्या किए थे, ठीक ना। उसी जिस प्रकार मौर्य के वंश की स्थापना करने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, उसी प्रकार सेम जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना करके बृहद्रथ की हत्या किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग फ्रेंड जो है अशोक के शिलालेख के बारे में जानेंगे, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख से उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसको हम लोग देखेंगे कि जो है क्या क्या उसमें है। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। नहीं आपसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का जो है अध्ययन किसने किया था, चाहे किसने प्रचलन किया था, तो उसका नाम क्या था, अशोक था, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग पहले शिलालेख की बात करेंगे। तो पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये पहला शिलालेख में है। दूसरा शिलालेख की बात करेंगे तो इसमें पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य जो है इसमें है। चोल चेर पांड्य सत्यपुत्र और राज्यों की जो है इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। जो तीसरा शिलालेख है इसमें युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का दौरा करने के आदेश हैं। चौथे शिलालेख में क्या है, तो धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष है। पांचवा शिलालेख क्या है, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। छठा शिलालेख क्या है, तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख क्या है, तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। आठवां शिलालेख क्या है, तो सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। और नौवां शिलालेख में क्या है, तो धम्म समारोहों की इसमें चर्चा की गई है। धम्म समारोह की गई इसमें चर्चा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। तो जो 10वां शिलालेख है इसमें राजा तथा अधिकारी सदैव प्रजा के हित के विषय में सोचें। 11वां शिलालेख क्या है, तो धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख क्या है, तो सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री मामात्र की चर्चा। 13वां शिलालेख क्या है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन। 14वां शिलालेख क्या है, तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। ये अंतिम अभिलेख यानी 14वां शिलालेख में है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है गुप्त वंश के बारे में जानेंगे कि गुप्त वंश का किसने बनाया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक जो है उसका नाम क्या था, श्रीगुप्त था, और इसे महाराज की उपाधि धारण की थी, है ना। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, उसका नाम क्या था, श्रीगुप्त था, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है इसमें जो शासक थे जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो है इसमें जानेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम है इसको जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की जो तिथि थी 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है।
इसे गुप्त वंश को चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, तो उनका नाम जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति में जो है वृद्धि किया था। ठीक है ना। तो पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने जो है किस राजकुमारी से जो है शादी किए थे, तो ये लिच्छवी राजकुमारी थी जिनका नाम कुमार देवी थी। इनसे जो है शादी करके अपने जो राजनीतिक शक्तियाँ थी उसमें जो है वृद्धि की थी। ठीक है। आगे, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के जो है सिक्के चलाए थे, है ना। तो गुप्त वंश में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो उसका नाम जो है चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने चांदी के सिक्के को जो है चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग उनकी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो द्वितीय शासक है उनका नाम क्या है, समुद्रगुप्त है। इनसे भी जितने प्रश्न बन सकते हो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था उनका नाम क्या था, समुद्रगुप्त था। इसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं बीजों के फलस्वरूप इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने बताया था, तो विंसेंट स्मिथ द्वारा जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो है हरिशेन प्रयाग था, और ये प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का क्या है, उल्लेख करता है ना। तो हरिशेन क्या करता है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति के 7वें अभिलेख में क्या करता है, इनका अभिलेख करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अपनी बीजों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका परिचय उसकी सिक्कों तथा उत्तराधिकारी के अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रचलित व्याघ्र पराक्रमक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है ना। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और उनके सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए जो चित्रित किया गया है, और इसको जो है कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कविराज भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ एक कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, है ना। तो विजेता के साथ साथ क्या था, तो कवि भी था, संगीतज्ञ भी था, और विद्या का संरक्षक भी था। ठीक है। अब हम लोग जो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, यानी ये पूछ सकता है कि गुप्त वंश में किसने जो है दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था, तो उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। उनकी जो पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी जो राजधानी थी उसका नाम था उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है सकारी भी कहा जाता है। सकारी किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है सकारी के नाम से इसको जाना जाता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे, है ना। तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के जो है सिक्के चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली में कुतुब मीनार में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। ये जो कुतुब मीनार में जो स्थित लौह स्तंभ है उसका जो निर्माण है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कराया था। उदयगिरी गुहा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की बीजों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। ठीक है ना। तो ये जो है इसके साथ जो है शादी कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नवरत्न। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर,
वराहमिहिर और वररुचि जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौरा किया था, है ना। तो फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग फ्रेंड जो है इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन सबको देखा जाएगा। जैसे चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। आगे देखेंगे इसमें लिखा है कि अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार करने का दायित्व जो है चक्रपालित को दिया जाता है। और सुदर्शन झील के जो सबसे पहले थे वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है सुदर्शन झील को बनाया था। गुप्त शासक भानुगुप्त ने जो है एरण अभिलेख में जो है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे इसमें देखते हैं कि गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक कमजोर शासक के अस्तित्व का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, गरुड़ गुप्त वंश का जो है राजकीय चिन्ह था, यानी गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। और गुप्त संभवतः कुशाणकों के सामंत थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। टॉपिक टू टॉपिक हम लोग देख रहे हैं इतिहास के प्रश्नों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।